सरकारी मशीनरी के लिए कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आती हैं, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर हो या फिर चार धामों की यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं की कुशलता को लेकर। इसी के मद्देनजर चारधाम यात्रा से जुड़े हुए गढ़वाल के सभी 7 जिलों में आज सुबह 9:30 बजे से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के नेतृत्व में बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए ट्रेंड किया जा रहा है अधिकारियों को, जिसमें इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के तहत विभिन्न विभागों की तैयारियों को परखा जाना है। सभी विभागों के साथ ही सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस के जवान शामिल होने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज के तहत गढ़वाल के 7 जिलों में 15 से अधिक स्थानों पर काल्पनिक आपदाएं क्रिएट की जाएंगी। सुनील नप्रभात और जानकारी देंगे। सुनील नप्रभात, ये मॉक ड्रिल बहुत अहम है क्योंकि कई बार ऐसी अप्रिय घटना घट जाती हैं चारधाम यात्रा के दौरान, जिस वक्त ये मॉक ड्रिल बहुत सहायक साबित होती है। इस मॉक ड्रिल की बड़ी बातें बताएं, कितने बजे से ये शुरू होगी, कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल होने वाला है? देखिए कंचन, 9:30 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगी और खासकर चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ जो रूट है गढ़वाल के 7 जिले हरिद्वार से लेकर चमोली तक, इन सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की घटनाएं क्रिएट की जाएंगी। कहीं पर लैंडस्लाइड होगा, कहीं पर क्लाउड बर्स्ट की घटना होगी, कहीं पर अर्थक्वेक की घटना होगी। और वहां पर मॉक ड्रिल का जो मेन मकसद है विभागों को मोबिलाइज करना और उनकी तैयारियों को परखना कि वो किसी भी आपदा की स्थिति में कितनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना तैयार है। ये सारी चीजें इसके तहत इनका एनालिसिस किया जाएगा। मैं देहरादून की बात करूंगा तो देहरादून में बन्नू स्कूल में भूकंप की घटना क्रिएट की जाएगी कि यदि अर्थक्वेक आता है उसमें स्कूली बच्चे अगर उसमें फंसते हैं तो उनको किस तरह से वहां पर ट्रीट किया जाएगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक मसूरी के गलोगी में भी ऐसी वहां पर लैंडस्लाइड की घटना क्रिएट की जाएगी। ऋषिकेश में ट्रांजिट कैंप में आग लगने की घटना क्रिएट की जाएगी, वहां पर डीएम भी वहां पर मौजूद होंगे। इसी तरह से अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह की घटनाएं क्रिएट की जाएंगी और उसमें देखा जाएगा कि विभाग कितने क्विक रिस्पॉन्स वहां पर देते हैं, आपके हॉस्पिटल इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपकी जो मशीनरी है, चाहे वो हम डोजर की बात करें, अधिकारियों की बात करें, कि वो कितना क्विक रिस्पॉन्स यहाँ पर दे पाते हैं। तो 9:30 बजे से ये गढ़वाल के 7 जिलों में अलग अलग घटनाएं की जाएंगी। इसमें हेली रेस्क्यू भी किया जाएगा, अस्पतालों की तैयारियों को भी परखा जाएगा। और ठीक 11 बजे मुख्य सचिव जो स्टेट कंट्रोल रूम है वहां पर पहुंचेंगे और वो पूरा इस एक से 2 घंटे में जो मूवमेंट होगा, जो गतिविधियां होंगी, उनकी पूरी समीक्षा मुख्य सचिव यहाँ पर करेंगे। और इसके अलावा अलग अलग जिलों में डीएम इसकी कमान संभालेंगे, जिसमें एनडीएमए शामिल होगा। इसके अलावा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लोग इसमें शामिल होंगे। पुलिस, आर्मी, आईटीबीपी, वो तमाम मशीनरी होंगी जो लाइफलाइन डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। इस सब का मकसद है कि जब चारधाम यात्रा यहाँ पर शुरू होगी उस दौरान अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है। कहीं ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, मानसून सीजन में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती हैं। तो उस स्थिति में हमारी सारी तैयारियां फुल प्रूफ हों, उसका आज एक रिहर्सल इस मॉक ड्रिल के जरिए होने जा रहा है। जी शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, आगे आपको बताते हैं कि विकासनगर में तेज रफ्तार बेकाबू कार ने 8 स्कूली बच्चों को रौंद दिया। हादसा उस समय हुआ जब सेलाकुई राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे छुट्टी के बाद अपने घर जा रहे थे। घर लौटते वक्त देखिए किस तरह से कार आती है और बच्चों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। तेज रफ्तार ऑल्टो ने 8 बच्चों को जोरदार टक्कर मारी। 8 बच्चे घायल हुए हैं, 3 बच्चों की हालत गंभीर है। हायर सेंटर को रेफर किया गया है। कार का ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, जो जानकारी मिल रही है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। खबर रुड़की से, जहां पर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसमें प्रेमिका बुरी तरह से झुलस गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। प्रेमिका की सगाई दूसरी जगह पर होने से प्रेमी नाराज था। प्रेमिका पर आग लगाने के बाद प्रेमी ने खुद को भी चाकू से घायल किया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। हायर सेंटर रेफर किया गया है दोनों को। बुग्गावाला थाना क्षेत्र का यह मामला, पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस में संगठन, प्रदर्शन, कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है, तो वहीं कांग्रेस के नेता हरक सिंह ने 2027 के लिए अभी से चेताया है।
ताकि कांग्रेस का उत्तराखंड में यूपी, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा हाल ना हो। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस नेता फिलहाल 30 अप्रैल को देहरादून में संविधान बचाओ रैली की तैयारी में जुटे हैं, तो अगले 3 महीने जिलों में संगठन की बैठकें होंगी। कांग्रेस का पूरा फोकस अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के मुताबिक सब नेता 2027 जीतने को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि 2027 में हार का मतलब उत्तराखंड से कांग्रेस का बाहर होना होगा। बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस में रह चुके हरक सिंह रावत मानते हैं कि इस बार अगर चुनाव हारे तो उत्तराखंड में कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसा हो जाएगा, जहां कांग्रेस हाशिए पर है। कि हम जानते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार 27 में नहीं आएगी तो ये यूपी बन जाएगा, या आप गुजरात बन जाएगा, मध्य प्रदेश बन जाएगा। फिर बहुत मुश्किल है, एक बार कोई चीज़ हाथ से निकल जाती है तो फिर उसको संभालना बहुत मुश्किल है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लानी है। उत्तराखंड में कांग्रेस का बुरा दौर 2016 में हरीश रावत सरकार से बगावत के साथ शुरू हुआ और फिर कांग्रेस संभल नहीं पाई। बगावत करने वाले हरक सिंह रावत तो वापस कांग्रेस में आ गए, लेकिन कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आई। ऐसे में 2027 में हार की हालत में कांग्रेस का जो भविष्य हरक सिंह रावत को दिख रहा है, बीजेपी उसे हकीकत बता रही है। तो हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले सह प्रभारी को वापसी की उम्मीद है कि इस गैप को जरूर पूरा होगा। 27 में भी आएंगे, 32 में भी लगातार उत्तराखंड में आएंगे। वो फ्यूचर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और अगर वो ऐसी बात कह रहे हैं तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है कि आने वाले 15-20 साल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड से नहीं जा रही। उत्तराखंड की जनता ये मान चुकी है, ये 2 बार वर्डिक्ट दे चुकी है उत्तराखंड की जनता 17 और 22 में कि उत्तराखंड सुरक्षित तभी रहेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कांग्रेस भले ही 2027 को टारगेट करके तैयारी कर रही हो, लेकिन लगातार 2 हार के बाद 10 साल बाद वापसी करना इतना आसान नहीं है। इस बात का एहसास कांग्रेस नेताओं को भी है और 2027 में हार कैसे पार्टी को हाशिए पर धकेल देगी, ये बताने के लिए कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का बयान काफी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे बैठक। इस पर जानकारी ले लीजिए कि संस्कृत अकादमी हरिद्वार की सामान्य समिति की मीटिंग सुबह 10:30 बजे सचिवालय में बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में 2 मिनट का मौन रखा और पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही आतंकी हमले में अपने को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी सीएम ने व्यक्त की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी किया गया है। सीएम ने यह भी कहा है कि आतंकवादियों की जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। इस कुकृत्य का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर पहलगाम की घटना पर सीएम धामी ने पौड़ी की जनता के साथ 2 मिनट का मौन रखा और आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम धामी ने कहा कि कायराना हमला था, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। देहरादून बीजेपी ऑफिस में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार इसका बदला जरूर लेगी और ये आतंकवादियों की कायराना हरकत है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरा देश आक्रोशित है और देश की सरकार से अपेक्षा कर रहा है कि इस प्रकार के आतंकवादियों का जड़मूल नष्ट होना चाहिए और जो देश इनको संरक्षण दे रहे हैं उन देशों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर कांग्रेस के नेताओं ने दुख जताया। देहरादून ऑफिस में मीटिंग से पहले यहां पर कांग्रेस के नेताओं ने 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता विपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर नेता प्रीतम सिंह, जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। देहरादून में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का चारों तरफ विरोध हो रहा है। बुधवार शाम
स्वराज सेवा दल ने गांधी पार्क से लेकर घंटाघर तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान आतंकवादी घटना की निंदा करने के साथ ही मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो आतंकियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाए। के सीने को अब दिखाना है अपना सीना। पहलगाम घटना के विरोध में देहरादून में डीएम ऑफिस में मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े हुए लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है। उनकी मांग है कि पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम देने वालों को सरकार फांसी पर लटकाए। धर्म पूछकर गोली मारने वाली ये शर्मनाक घटना दिल झकझोर देती है, जिसमें आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमारी मांग है कि जो भी आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनका सर काटकर श्रीनगर के चौराहे पे लटका देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। इन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया है कि हर एक इंसानियत का सर से झुक गया है। जो भी इंसानियत का कत्ल हुआ है। पहलगाम आतंकी घटना के बाद उत्तराखंड में भी रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के इंटरनेशनल बॉर्डर्स और इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। इस मामले में डीजीपी उत्तराखंड का कहना है कि जम्मू कश्मीर के भी कई छात्र प्रदेश के अलग अलग जिलों में पढ़ाई और रोजगार करते हैं, जिनसे कोऑर्डिनेशन रखा जा रहा है। साथ ही प्रदेश के खुफिया एजेंसी और एटीएस को भी अलर्ट रखा गया है। जितने भी हमारे अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय जो बैरियर्स हैं उन पर एक सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया। हमारी सारी मोबाइल पेट्रोलिंग पार्टीज एक्टिव हो गई थी और लगातार एक घंटे में प्रत्येक जनपद से पुलिस हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम में सूचनाएं ली जा रही थी। इसके साथ ही जो सार्वजनिक स्थान हैं ऐसे जहां लोगों की आवाजाही बड़ी संख्या में रहती है, जो हाई फुटफॉल वाली जगह हैं, उन पर भी सतर्क निगरानी रखी जा रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पहलगाम के आतंकी हमले की निंदा करते हुए सरकार से आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद करने की मांग की। स्वामी रामदेव का कहना है कि भारत को भी अब इजरायल और अमेरिका की तरह जवाब देना चाहिए। हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि आज़ादी के बाद भारत में ये पहला हिंदुओं को टारगेट करने वाला हमला होने के साथ साथ भारत के आपस में मिलजुल कर रहने वाले हिंदू और मुसलमान को बांटने की साजिश भी है। जम्मू कश्मीर से लेकर के भारत के हर गांव गली मोहल्ले में हिंदू मुसलमान जो मिलजुल करके रहते हैं, उनके भीतर नफरत पैदा करना, देश में खून खराबा और गृह युद्ध जैसे करने के मंसूबे हैं। हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करनी है भारत सरकार से कि अब पीओके उसका विलय भारत में कर लेना चाहिए और जितने आतंकवादी वहां कैंप चल रहे हैं टारगेट करके उनको ध्वस्त करना चाहिए। नैनीताल में ट्रैफिक और कचरे की समस्या पर हाईकोर्ट सख्त है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि एचएमटी रानीबाग में बड़ी पार्किंग बनाकर नैनीताल, भीमताल, सातताल, रामगढ़ और मुक्तेश्वर के साथ कैंचीधाम के लिए शटल से ही पर्यटकों को भेजा जाए। नैनीताल शहर में सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है। सभी गाड़ियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शहर में कूड़ा निस्तारण के लिए भी नारायण नगर में कूड़ा सेंटर बनाने को कहा है। डीएम और एसएसपी को निर्देश दिया गया है अगर गांव के लोग कोई दिक्कत करें तो उनके लिए पालिका कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें। आपको बता देते हैं कि नैनीताल में ट्रैफिक और दूसरी सुविधाओं के विस्तार पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, जिस पर कई मामलों की सुनवाई कोर्ट एक साथ कर रहा है। तो एचएमटी को गवर्नमेंट देखे कि वहां पे एक मल्टी स्टोरी ट्रांजिट टाइप का बन जाए, जिससे क्या होगा, जो ट्रैफिक बाहर से आ रहा है वो ट्रैफिक वहीं पे रोक दिया जाएगा और वहां से शटल सर्विसेज चलेंगी अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वांटिटी की, जो टूरिस्ट को नैनीताल लेके आएंगे। उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पताल अब मनमर्जी से इलाज करने के बाद जानकारी नहीं देने का बहाना नहीं बना पाएंगे। इसे लेकर सूचना आयोग की तरफ से बड़ा आदेश जारी हुआ है और राज्य के सभी निजी अस्पतालों को भी आरटीआई के तहत मरीजों की जानकारी देनी होगी। रिपोर्ट देखिए।
उत्तराखंड में अब प्राइवेट अस्पतालों को सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी देनी होगी। अब वो जानकारी देने से मना नहीं कर सकते। इसको लेकर सूचना आयोग की तरफ से सभी सीएमओ को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने सभी सीएमओ के आदेश जारी किए। दरअसल राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने ही देहरादून के वेलमेड अस्पताल से एक मरीज के इलाज को लेकर जानकारी मांगी थी, तो वेलमेड अस्पताल ने जानकारी देने से साफ मना कर दिया और कहा कि वो सूचना के अधिकार के तहत नहीं आते हैं क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल हैं। जिसके बाद योगेश भट्ट ने राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को निजी अस्पतालों की सूचना प्रदान नहीं किए जाने पर नोटिस जारी किया था और यह आदेश जारी किया गया कि निजी अस्पतालों द्वारा सूचना अधिकार के तहत मरीजों को जानकारी देनी ही होगी और ये सुनिश्चित किया जाए क्योंकि प्राइवेट अस्पताल भी राज्य के नियमों के ही तहत चल रहे हैं। इस फैसले के बाद अब राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों के इलाज के साथ ही उनकी अन्य जानकारी को भी सूचना के अधिकार के तहत मांगा जा सकेगा और कोई भी अस्पताल इसे देने से इनकार नहीं कर पाएगा। सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर कुछ हद तक लगाम जरूर लग सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड में आने वाले समय में 5000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। आपको यहाँ जानकारी दे देते हैं कि इन भर्ती परीक्षाओं में AI बेस्ड कमरों के इस्तेमाल से लेकर लाइव मॉनिटरिंग जैसे प्रयोग की प्लानिंग की जा रही है। साथ ही एग्जाम में अनूठे तरीके होंगे। एक तरीका ये भी है कि अंगूठे के निशान को भी फॉर्म भरते समय लेने की तैयारी है। अगले कुछ महीनों में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग में हवलदार, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, फार्मासिस्ट और लैब असिस्टेंट जैसे पदों पर भर्ती होनी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कई स्टेट में गए थे, कई स्टेट में हमने स्टडी भी किया था। उस स्टेट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोगों ने ज़रूर रिव्यू किया, उसको स्टडी की और एक बेहतर तरीके से बेहतर गाइडलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल सपोर्ट है उसको भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक इन्हांस किया है, बढ़ाया है उसको। और अभी एक और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लाइव CCTV का भी सोच रहे हैं कि क्लास से सीधे कंट्रोल रूम में हमको पता लगे हमारे आयोग में कि वहाँ पर कोई ऐसी गड़बड़ तो नहीं हो रही है। उत्तरकाशी के चिन्यालीसौंड हवाई पट्टी में बुधवार को वायुसेना के विमान अभ्यास करते देखे गए। वायुसेना के AN-32 विमान उड़ान भरते हुए यहां पहुंचे और उड़ान भरते हुए नजर आए। इसके अलावा सेना के मालवाहक विमान भी यहां पर पहुंचे हुए थे। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। चिन्यालीसौंड हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से वायुसेना यहाँ पर समय समय पर अपने हेलीकॉप्टर और मल्टीपर्पज़ विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास करती रहती है। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में कपाट खुलने से पहले तैयारी जोरों पर है। मंदिर में रंग रोगन का काम किया जा रहा है। मंदिर के रास्तों में लाइट्स बिछाई जा रही हैं। बिजली के पोल और पैदल रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है। 30 अप्रैल को मंदिर के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उधर 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है, लेकिन इस यात्रा की रीढ़ माने जाने वाले घोड़े और खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की दस्तक ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। जैसे जैसे यात्रा का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पशु चिकित्सकों की माने तो ये वायरस भी इंसानों में फैले हुए कोरोना वायरस की तरह है, जो कि तेजी से पशुओं में फैलता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने केदारनाथ रूट पर 2 क्वारंटीन सेंटर बना दिए हैं। अब एक फाटा में और दूसरा सोनप्रयाग में है। मामले में पशुपालन मंत्री का कहना है कि डॉक्टरों की टीम भेजी गई है, जो हर दिन करीब 600 घोड़े खच्चरों की रैंडम चेकिंग करेगी और संक्रमण पर पूरी नजर रखेगी। टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हमारा चमोली, इन 5 जिलों में 22,320 घोड़ों के आसपास हैं और प्रमुखता से यही घोड़े यात्रा में यूज़ होते हैं। हम इनकी पूरी स्क्रीनिंग करेंगे और जितने घोड़े नेगेटिव होंगे उनको हम यात्रा की तरफ बढ़ने का परमिशन देंगे विद अ सर्टिफिकेट
कि इनको इन्फ्लुएंजा नहीं है, और अगर बाय चांस 1% अगर कोई इन्फ्लुएंजा मिलता है किसी घोड़े में तो उसको वहीं का वहीं क्वारंटीन किया जाएगा। उसको रिकवरी में 12 दिन बाद उसकी रीटेस्टिंग करी जाएगी। रीटेस्टिंग में अगर वो नेगेटिव होता है तो हम उसको भी यात्रा रूट की तरफ जाने की परमिशन देंगे। चारधाम यात्रा में व्यवस्था बनाना प्रशासन के लिए आसान नहीं है, ये कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराका। उन्होंने कहा है कि यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए चारधाम यात्रा रूट पर जगह जगह पर हेल्प डेस्क बनाए जाने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता यात्रियों के लिए पीने का पानी, खाना, दवाएं जैसी जरूरी सामान की व्यवस्था करने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा है कि जिले की टीमें इस काम को करेंगी। हम लोग गए थे तो जब हम केदारनाथ के नीचे पहुंचे, जहां सड़क बादल फटने से सड़क टूटी थी, वो आज भी टूटी है, वो आज तक नहीं बन पाई। 1 साल से के आसपास का समय हो गया। तो क्या तैयारियां हैं? और हम कांग्रेस अपने हेल्पिंग सेंटर्स लगा रही है, हमारी एक टीम वहाँ विजिट कर रही है, वो जल्दी जो रिपोर्ट देगी आपको प्रस्तुत करेंगे। और हमारे हेल्पिंग सेंटर्स भी वहाँ जाके लोगों को फिजिकली मदद करेंगे। जो अगर कोई बीमार है उसको अस्पताल दिखाना या उसको अस्पताल की सुविधा देना, पानी की व्यवस्था, जितना कुछ जो हम कर पाएंगे हम करेंगे, क्योंकि सरकार के भरोसे अब उत्तराखंड की इज्जत को नहीं छोड़ा जा सकता। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद आखिरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। अब इस बार पवित्र कैलाश और मानसरोवर के दर्शन के लिए 5 दल जाएंगे। मानसरोवर यात्रा भारत चीन के तल्ख रिश्तों के कारण 2020 से बंद थी, लेकिन अब जब यात्रा बहाल होगी तो काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। रिपोर्ट देखें। भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ गलने के साथ ही मानसरोवर यात्रा भी शुरू होने जा रही है। लिपुलेख दर्रे से होने वाली यात्रा इस बार 30 जून से शुरू होगी। 5 साल होने वाली यात्रा में सिर्फ 5 ही दल शामिल होंगे। इस लिहाज से देखें तो देश भर के चुनिंदा 250 श्रद्धालुओं को भोले के दर्शन का मौका इस बार मिलने जा रहा है। विदेश मंत्रालय की ओर से होने वाली मानसरोवर यात्रा का जिम्मा कुमाऊं मंडल विकास निगम को मिला है। ये पहला मौका होगा जब यात्रा सबसे कम समय में पूरी होगी। इस बार एक दल को यात्रा करने में 22 दिन का समय लगेगा। 1 किलोमीटर से भी कम ऐसा हिस्सा है जिसको पैदल के माध्यम से करना पड़ेगा, अन्यथा पूरा मार्ग जो है वाहन के माध्यम से कवर किया जाएगा। दूसरा, हमारी जो टनकपुर से पिथौरागढ़ की रोड है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है, तो हम जो जाने का मार्ग रखेंगे वो टनकपुर से लेकर जाएंगे पिथौरागढ़ के रास्ते धारचूला, और वापसी में हम चौकोड़ी, जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, गंगोली हाट और गोलजू देवता और अल्मोड़ा भीमताल के माध्यम से वापस दिल्ली की ओर लेकर जाएंगे। ये पहला मौका होगा जब मानसरोवर यात्रा दिल्ली से लिपुलेख बॉर्डर तक गाड़ियों की मदद से होगी। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बनी थी, लेकिन इसी के साथ यात्रा पर भी रोक लग गई थी। दिल्ली से गुंजी तक रोड काफी बेहतर है, लेकिन गुंजी से लिपुलेख तक का रास्ता अभी भी कच्चा ही है। यात्रा में सिर्फ उन्हें ही जाने की परमिशन होगी जो दिल्ली और गुंजी में होने वाले मेडिकल टेस्ट को पास करेंगे। जारी शेड्यूल के मुताबिक यात्रियों का पहला जत्था 10 जुलाई को चीन में एंट्री करेगा। मानसरोवर यात्रा 44 साल बाद टनकपुर से पिथौरागढ़ पहुंचेगी। मानना है कि ये 5 साल बाद शुरू हो रही है, तो ये बहुत अच्छा एक रिलीजियस रूप से संकेत है, क्योंकि हर भारतीय ये चाहता है कि वो जीवन में एक बार कैलाश मानसरोवर यात्रा सफल रूप से पूरी करे। इसी रास्ते को यात्रा का परंपरागत रूट भी माना जाता है। यात्रा शुरू होने पर लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। उत्तराखंड में यात्रा का आगाज भले ही टनकपुर से होगा, लेकिन वापसी का रूट चौकड़ी से अल्मोड़ा तय किया जाएगा। 5 साल बाद होने वाली मानसरोवर यात्रा से बॉर्डर की रौनक तो बढ़ेगी ही, साथ ही इससे भारत चीन के रिश्तों की डोर भी मजबूत होगी। यही नहीं, देश भर में फैले भगवान भोले के भक्तों के लिए यात्रा का बहाल होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।